सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइंटिस्ट को बच्चे एक बात की बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो साइंटिस्ट क्या जानना चाहता था? साइंटिस्ट बच्चे मास ऑफ एटम फाइंड करना चाह रहा था, मास ऑफ सिंगल एटम। अब उस टाइम पे जब साइंटिस्ट एटम का मास फाइंड करने की कोशिश कर रहा था और चाह रहा था कि एटम का मास वो फाइंड कर ले, तो उस पॉइंट पे उसको कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, जैसे कि एटम उस टाइम पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन था। सेपरेट करना किसी भी, मान लो ये मार्कर है, इसमें से एक एटम सेपरेट कर पाएंगे आप? बड़ा मुश्किल है। तो एटम को सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, मशीन जो एटम के वेट को फाइंड कर सके वो भी नहीं बनी थी, है ना। इतने लेस मास की मास को फाइंड करने के लिए कोई मशीन डेवलप नहीं हुई थी। तो ये सारी डिफिकल्टीज बहुत सारी आ रही थी। तो साइंटिस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कहने लगे थे कि एटम का मास फाइंड करना इम्पॉसिबल। आज भी साइंटिस्ट यही कहते हैं कि एटम का एक्चुअल मास फाइंड करना इम्पॉसिबल। बट अगर हम बात करें फर्दर, हम एटम का मास किस तरह फाइंड करें? तो एटम का मास फाइंड करने के लिए हमें अनुमान लगाना पड़ता है। हाइपोथेसिस मतलब हमें इमेजिनेशन करनी पड़ी कुछ चीजों। वो क्या था जिससे एटम का मास अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली हम फाइंड कर पाए। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताने लगा हूं। सबसे पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने ही हमारे को, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के थ्रू हम, एवोगैड्रो ने हमारी हेल्प की। एवोगैड्रो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताई। क्या बताया? इक्वल वॉल्यूम, बहुत ध्यान से समझना, रीजन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स of different gases under similar conditions, under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. मतलब साइंटिस्ट ने किस तरह से बताया कि अगर दो कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम हो गया दोनों का, इनमें कोई अलग गैसेस पड़ी है,
गैस मॉलिक्यूल्स पढ़े, पार्टिकल्स पढ़े, इनमें अलग पढ़े। अब इन दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। तो वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट कंटेनर में होंगे वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकेंड कंटेनर में होंगे। ये हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस मतलब अनुमान लगाया था। इज दिस क्लियर? अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट कंटेनर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस रखी, ठीक है, और नेक्स्ट में मैंने ऑक्सीजन गैस रखी। अब दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के क्या हो गए? सेम हो गए। समझ आ रही है? तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के मासेस की रेशियो भी सेम होगी। मान लो H2 और O2 लेते हैं तो 2:32 हो गया मासेस। क्या आ जाएगा? 1:16। मतलब अगर हाइड्रोजन के मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है, आप हाइड्रोजन का वेट देखें तो वो 1:16 हो। मान लीजिए 64 ग्राम, 64 ग्राम, ध्यान से समझना, ऑक्सीजन का वेट आ रहा है इस कंटेनर में। तो आपको फर्स्ट कंटेनर का मास पता लग जाएगा कि नहीं? कैसे? आप क्या करेंगे? 64 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना। आप या तो फिर सिंपली नंबर चेक कर लेंगे, है ना। 16 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। 1 को भी क्या करना पड़ेगा? 4 से। तो क्या होगा? 4:64 आ जाएगा। मतलब अगर ऑक्सीजन का मास पता है तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर पा रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन को हमने रेफरेंस ले लिया कि मतलब ऑक्सीजन के मुताबिक हम हाइड्रोजन का मास फाइंड कर लें, ठीक है। और और फिर हमने चेक करना शुरू किया और एलिमेंट्स का भी, ठीक है। तो इस तरह से मासेस हमने अप्रोक्सीमेटली फाइंड करना शुरू किया। ऑक्सीजन को हमने ना रेफरेंस पॉइंट लेके उसके मुताबिक बाकी एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, ऐसे मासेस फाइंड करने शुरू किए। जैसे हमने इधर हाइड्रोजन का देखा था, है ना। बट बच्चे हमने क्या देखा कि सारों के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मासेस जो आ रहे थे वो फ्रैक्शनल आ रहे थे। क्या आ रहे थे बच्चे? फ्रैक्शनल। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन का आ गया 0.638, हीलियम का आ गया 3.74, लिथियम का आ गया 6.81, बेरिलियम का, ऐसे अलग अलग रेशियो में आ रहे थे, जिसको हम नियर बाय होल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नियर बाय होल नंबर ऑक्सीजन को रेफरेंस पॉइंट लेके अगर हमने किया तो नहीं आ रहा। फिर सेम वे में हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लेके बाकी एलिमेंट्स का मास चेक किया, वो भी फ्रैक्शनल आ रहा था। वो भी क्या आ रहा था? फ्रैक्शनल। तो एट लास्ट हमने कार्बन को रेफरेंस लेके
बाकी सारे एलिमेंट्स का मास, ठीक है, चेक करा, कोई भी बाकी सारे एलिमेंट्स का मास चेक किया, तो हमने देखा कि ये नियर बाय फ्रैक्शनल आ रहे हैं, नियर बाय होल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर मतलब हाइड्रोजन का जैसे कि 0.999 आ गया, तो इसे तो हम 1 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का 15.98 आ गया लेट अस सपोज, तो इसे हम 16 लिख सकते हैं इजीली। तो होल नंबर यू कैन से नियर बाय होल नंबर आ रहे थे। तो हमने पूरा जो आप आज के टाइम में हाइड्रोजन का मास लेते हैं ना 1, हीलियम का लेते हैं 4, लिथियम का 7, ऐसे ही बेरिलियम का, सबका मासेस आप देखते हैं, उसको उसका रेफरेंस पॉइंट आज भी कौन है? कार्बन। कौन है बच्चे? कार्बन एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए क्लास में कई सारे पर्सन है ना, कई सारे पर्सन हैं, कई तरह के बच्चे हैं, कई तरह के स्टूडेंट हैं, और कई सबका अपना अपना अलग अलग वेट है। लेट अस सपोज, ठीक है, तो अलग अलग वेट है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक बच्चे को का मास देख के बाकी सारे स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट हैं उनका मास अप्रोक्सीमेटली देखना चाहा। अब इस बच्चे का मास बहुत ही कम था, तो जब हमने बाकी सबका रेफरेंस पॉइंट लिया तो उनका फ्रैक्शनल आ रहा था मास, जिसको हम इजीली होल नंबर में नहीं बदल सकते थे। अब जब हमने ऐसे स्टूडेंट का मास लिया, ना ही बहुत ज्यादा मोटा था ना ही बहुत ज्यादा पतला था, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने सारे स्टूडेंट का मास देखा तो बच्चे वो नियर बाय होल नंबर आ रहा है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट ज्यादा बेटर होगा कि ये रेफरेंस पॉइंट ज्यादा बेटर होगा? हम कहेंगे उस स्टूडेंट का जो होल नंबर बना रहे, ताकि हमें स्टडी करने में इजी रहे। तो ये जो स्टूडेंट था इसको हम मान लीजिए आप कार्बन। अब क्या हुआ, कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब जो कार्बन का 12 ग्राम मास आइसोटोप है उसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। आज भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी मासेस एलिमेंट के चेक किए जाते हैं वो कार्बन को रेफरेंस पॉइंट लेके चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब अब ऑब्वियस है कार्बन किस में पाया जाता है? डायमंड में, ग्रेफाइट में, पलरीन में। उनमें सिंगल कार्बन एटम तो नहीं होगा ना, बहुत सारे कार्बन एटम्स होंगे, है ना। तो मैं चाहता था, मतलब मेरा मतलब है कि साइंटिस्ट चाहता था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम का मास फाइंड किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वन एटॉमिक मास यूनिट बनाया, इसको हम वन यूनिट भी बोल रहे हैं। वो कैसे चेक करेंगे? 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन का जो मास
ये तो हम 12 लेके चलते हैं ना, लेकिन इसको रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए 1 के हिसाब से चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा। किसके, एटम के मास को, आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को। ठीक है, मास एक एटम का कैसे चेक किया जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर कार्बन 12 का एलिमेंट का मास कितना है, 12 ओवर एवोगैड्रो नंबर। ये एक एटम का मास बता रहा है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना, मान लो कार्बन का 12 ग्राम मास है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास है, इनमें कितने एटम्स होते हैं, इस ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो एक एटम का देखना तो क्या करोगे, 12 ग्राम ओवर एवोगैड्रो नंबर कर दोगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स में कितने ग्राम हुए, 12 ग्राम, 1 एटम में कितने हुए, 12 बाई एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह चेक करते हैं, है ना। अब बच्चे कैंसलिंग कर दोगे, ये आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, केजी में करना है तो 1.67, सॉरी ये केजी में ही है, ग्राम में करना है तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये 1 यूनिट ऑफ एटम का मास आ गया। अब बच्चे, अब हम क्या चाहते हैं, हम अब आइसोटोप्स, जिस एलिमेंट का कोई आइसोटोप पाया जाता है, उस उसका मास क्या होगा, ठीक है, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन में आप सब जानते हैं 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, जिसका मास क्लोरीन 35 होता है और क्लोरीन 37 होता है। अब 35%, अब ये दोनों आइसोटोप किसके अंदर है, किसके इनसाइड है, क्लोरीन के इनसाइड है। ये क्लोरीन के इनसाइड पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली 75%। ये क्लोरीन के अंदर ये वाला आइसोटोप पाया जाता है 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे फाइंड किया जाए, मतलब हम क्लोरीन का ये मास लें कि ये मास लें, तो हम कहते हैं कि हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप 35 है, into the percentage which is present in that element, कितनी है 75, प्लस क्लोरीन 37 into the percentage 25 over total percentage that is 100। तो ये बचे आते हैं 35.5। तो 35.5 AMU बोल दो और U बोल दो, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है किसका, क्लोरीन का। किसका बच्चे, क्लोरीन मोल। टॉपिक क्या है, मोल। मोल को समझने से पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेके आपको डजन के बारे में पूछूंगा। तो आपको पता है, जैसे मैंने डजन बोला आपके माइंड में 12 आ गया, क्या आया, 12, ठीक है।
मतलब अगर मैं डजन को कहीं भी यूज कर लूं तो एज अ नंबर आपके माइंड में 12 आ जाता है। जैसे कि एज एन एग्जांपल, डजन बनाना, डजन एप्पल, डजन पेंसिल्स, डजन पेन्स, ठीक है, डजन मार्कर्स, है ना। तो आपके माइंड में कुछ भी आ जाए, डजन लिखा हो तो 12 आ जाते हैं। बट अगर मैं बच्चे आप सबको ही ये बात बोलूं कि डजन शुगर, डजन सॉल्ट, है ना, डजन मिल्क, अब आप कहेंगे सर नहीं ये चीज बन नहीं रही, यहां पे डजन नहीं आना चाहिए, बेटर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि डजन सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डजन कभी भी मास को और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब मैंने मास के साथ डजन लगाया, डजन शुगर, वॉल्यूम के साथ डजन लगाया, डजन मिल्क, तब आपने ये बोला कि नहीं सर ये चीज बेटर नहीं लग रही, क्योंकि ये इन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर। हम ऐसा कुछ चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं कि डजन की बजाय कोई ऐसी टर्म आए जो नंबर को भी रिप्रेजेंट करे, मास को भी रिप्रेजेंट करे और साइमल्टेनियसली वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करे। दैट टर्म इज नथिंग बट मोल। क्या बोलेंगे उसे? मोल। अब आपको समझ आ गई होगी। मोल तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किस किस को? मास को, नंबर को एंड वॉल्यूम को। मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास के थ्रू। और मॉलिक्यूलर मास के थ्रू। नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एवोगैड्रो नंबर के थ्रू। चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, और चाहे वो आयंस, कुछ भी हो नंबर की टर्म्स। और वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 22.4 लीटर और 22400 ml एट एसटीपी। मैं ये क्लियर कर दूं, सारी की सारी टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स एसटीपी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री, प्रेशर क्या है 1 atmosphere। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। मैं अगर बोलूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आ रही है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको मैं इन टर्म्स ऑफ मास कैसे लिखूंगा? 12 प्लस 16 इंटू 2, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 44 ग्राम। 44 ग्राम। और अगर मैं नंबर की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सिंपल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अब मैं वॉल्यूम की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 22.4 लीटर। मतलब मॉलिक्यूल जो भी हो, 1 मोल में मास तो बदलता है लेकिन नंबर और वॉल्यूम नहीं बदलता। क्या बोला, नंबर और वॉल्यूम नहीं बदलता। एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा, 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम। मतलब देखो मास बदल गया क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, बट नंबर सेम रहा, एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम भी सेम रहा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मासेस बदलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स, बट नंबर और वॉल्यूम चेंज नहीं होते 1 मोल। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे मैंने एक क्राइटेरिया नोट किया, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब लेट अस सपोज मोल्स निकालने हैं मैंने, तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है वो, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, गिवन नंबर ओवर एवोगैड्रो नंबर। मैं एन नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा एवोगैड्रो नंबर। गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया नोट करना है किस किस में रिलेशन है। 3 चीजें थी, कौन कौन सी थी, मास, नंबर और वॉल्यूम। पहले आप अपने मन में सोचिए जरा, किस किस में रिलेशन है, नंबर में और वॉल्यूम में। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब जिसके मुताबिक निकालना है, किसके मुताबिक निकालना है, वॉल्यूम के मुताबिक निकालना है ना, कि इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसके मुताबिक निकालना है, वॉल्यूम के मुताबिक। तो जिसके भी मुताबिक निकालना होता है, वॉल्यूम के मुताबिक निकालना है ना, तो उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड आ जाता है। स्टैंडर्ड क्या है इसका, याद रहे ये तीनों स्टैंडर्ड है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रो नंबर और 22.4 लीटर और 22400 ml। तीनों ये स्टैंडर्ड मास, नंबर, वॉल्यूम। तो मैं यही बोल रहा था, जिसके मुताबिक निकालने हैं उसका स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड। अब इसका स्टैंडर्ड ये नहीं लिखना लेफ्ट साइड, स्टैंडर्ड लिखना है। स्टैंडर्ड क्या है, 22.4 लीटर। एक बार आप ये चीज समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड लिखा, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स
एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लीटर में कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ओवर 22.4 लीटर, कितने में निकालने हैं? 44.8 लीटर। तो क्या होगा? देखो ना, मैंने लेफ्ट साइड क्या लिखा? वॉल्यूम का स्टैंडर्ड। किस किस में रिलेशन था? नंबर वॉल्यूम में। राइट साइड क्या लिखा? किसका स्टैंडर्ड है ये? नंबर का स्टैंडर्ड। तो एवोगैड्रो नंबर ओवर 22.4 इंटू 44.8, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। एवोगैड्रो नंबर की एक्चुअल वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आया, तो ये आ गया 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब इसी का एक शॉर्टकट भी कराऊंगा। मान लो आपके पास टाइम नहीं है, स्कूल्स में तो ये मेथड लगाना है, अगर शॉर्टकट लगाना है तो क्या करेंगे? आप पहले तो ये देखेंगे दोनों में रिलेशन किस किस में है। किस किस में रिलेशन है? वॉल्यूम और नंबर में। वॉल्यूम और नंबर में, तो जिसको फाइंड करना है, नंबर को फाइंड करना है, उसका गिवन नंबर एक्स ले लो। ओवर क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये टर्म में गिवन वॉल्यूम क्या है? 44.8, स्टैंडर्ड वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4। देखो जरा, ये भी वही बन गया, x इक्वल टू 44.8 ओवर 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी atoms and molecules are of sulfur are present in 64 gram of sulfur. सल्फर S8 मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है, ये दिया हुआ। कैसे करेंगे? जिनको आते हैं वो खुद अपनी कॉपीज में करें, जिसको नहीं आ पा रहे, जिसको समझ नहीं आ पा रही है, तो मेरे साथ देखिए कैसे करते हैं। देखो बच्चे, हमने निकालना क्या? एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने। याद रखना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में हमेशा पहले क्या निकालेंगे? हमेशा पहले एटम निकालते हैं, ओ सॉरी मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, उसके बाद एटम फाइंड करते हैं सेकंड। याद रखना। अब आपको ये भी पता लग गया है कि रिलेशन किस किस में है। पहले ये देखना है, नंबर एंड क्या दिया हुआ है? मास दिए, मास में रिलेशन। तो ये बातें पता लग गई। अब किसके मुताबिक दिए ये जज करना होता है क्वेश्चन में। किसके मुताबिक दिए बताइए? मास के मुताबिक दिए। तो 64 ग्राम मास के मुताबिक पूछोगे। तो अब क्या करेंगे? लेफ्ट साइड क्या आएगा बताइए? लेफ्ट साइड आपका मोलर मास आएगा। किसका मोलर मास? S8 का। तो मॉलिक्यूलर मास वही स्टैंडर्ड माना जाएगा ऑफ S8। क्या होगा बच्चे? 8 इंटू 32 दैट इज 256 ग्राम।
मॉलिक्यूलर मास आ गया, स्टैंडर्ड को लेफ्ट साइड लिख लो, 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। नंबर का स्टैंडर्ड क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। बोलो, नंबर का स्टैंडर्ड क्या है? एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर ओवर 256। कितने ग्राम में फाइंड करना है? 64 ग्राम। तो 64 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, 256 इंटू 60। अब आप जानते हैं 64 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 256 होगा, और डिवाइड करेंगे तो 3.01, 2 आया, 2 से करेंगे तो 1.506। ठीक है, तो ये 1.506 इंटू 10⁻23 क्या पाए गए? मॉलिक्यूल्स पाए गए। मैंने बताया था पहले क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स। अब बड़ा ध्यान से दिमाग लगा के बताना, अगर बच्चे 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 है तो कितने एटम्स होंगे सल्फर के? 8 सल्फर एटम्स होंगे, है ना। अगर 1 मॉलिक्यूल की जगह 1.05 मान लो 8 मॉलिक्यूल्स होते तो क्या करते? 8 इंटू 8 सल्फर एटम्स होते। 10 मॉलिक्यूल्स होते तो 10 इंटू 8 सल्फर एटम्स होते। तो अगर 1.05 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर है, S8 है, तो क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.05 इंटू 10⁻23। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 12.042 इंटू 1.506। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 12.042 इंटू 10⁻48 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमने दोनों फाइंड कर लिए, मॉलिक्यूल्स में और एटम्स में। बताइए बच्चे, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, 6 ग्राम of carbon was completely burned in oxygen. What would be the volume of carbon dioxide produced at NTP, and how many molecules will be present in that gas? अब बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई हम करें क्या। देखिए,
अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। कार्बन है, कंप्लीटली बर्न हो रहे, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये तो सब जानते हैं। अब कार्बन का मास कितना दिए? 6 ग्राम। क्या पूछा है? सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पूछे कि 6 ग्राम कार्बन अगर बर्न करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। फिर क्या पूछा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो फिर मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, ये पूछा है। तो ये इस तरह का ना बच्चे रोड मैप आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पर। अब देखें, अब हम अपने ट्रेडिशनल मेथड पे आते हैं जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। स्टेप 1, किस किस में रिलेशन है? मास और वॉल्यूम में। लेफ्ट साइड क्या आएगा? मास आएगा कि वॉल्यूम आएगा? मास का स्टैंडर्ड आएगा। मास का स्टैंडर्ड क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास, वो क्या है? 12 ग्राम। रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा? स्टैंडर्ड वॉल्यूम। देखो मैंने स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से रिलेट करना है सबसे पहले तो। लेफ्ट साइड क्या आएगा? जिसके मुताबिक पूछा गया। राइट साइड क्या आएगा? जिसको पूछा गया। तो ऑब्वियस है 1 ग्राम के मुताबिक क्या होगा? कितने ग्राम के मुताबिक है? 6 ग्राम के मुताबिक निकाल दो। तो ये आ गया 11.2 लीटर। ये बच्चे हमारा वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया बच्चे? वॉल्यूम, जो हमने फाइंड कर लिया। अब वॉल्यूम से किधर जाना है? मॉलिक्यूल्स में। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछे? कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अलग से रिलेशन देखोगे, किस किस में रिलेशन आ रहा है? वॉल्यूम और किसमें? नंबर। किसके मुताबिक पूछे? वॉल्यूम के। तो लेफ्ट साइड किसका वॉल्यूम आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सा वॉल्यूम आएगा? स्टैंडर्ड वॉल्यूम आएगा। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर ओवर 22.4। कितने वॉल्यूम में निकालना है? एवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4 इंटू 11.2, 3.0। ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका आंसर। कैलकुलेट हाउ मैनी मीथेन, मीथेन क्या होता है? CH4 molecules and how many
hydrogen and carbon atoms are there in 25 gram of methane। करिए बच्चे, ये क्वेश्चन करके देखिए एक बार, मैं हिंट दे रहा हूं। 25 ग्राम ऑफ मीथेन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आ गए तो हाइड्रोजन एटम्स निकालेंगे एंड कार्बन एटम्स सेपरेटली निकालेंगे। ठीक है, करिए। देखिए, स्टैंडर्ड मास और नंबर में रिलेशन है। मास के मुताबिक पूछे तो स्टैंडर्ड मास लेफ्ट साइड। 16 ग्राम ऑफ मीथेन contains Avogadro number of molecules। 1 ग्राम में क्या होगा? कितने के मुताबिक पूछा है? 25 ग्राम के। ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 9.406 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चे, ये समझ आया? अब आगे करें। अब एक बात बताइए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम है। एंड हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4। मतलब अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की जगह जो मेरा मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास वो करूं तो क्या होगा? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में क्या होगा? देखो, 1 मॉलिक्यूल था तो 1 कार्बन एटम था, तो इतने मॉलिक्यूल्स है तो उतने ही कार्बन एटम होंगे। तो 9.406 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ये तो समझ आती है? ठीक है। अब मैं आपको हाइड्रोजन एटम्स बताने जा रहा हूं। देखिए, हाइड्रोजन एटम कैसे फाइंड करेंगे? 1 मॉलिक्यूल था तो 4 हाइड्रोजन एटम थे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? इनटू 4। ये याद रखना, कई बच्चे ना लास्ट में एटम्स नहीं लिखते तो गलती हो जाती है, उनके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये 37.625 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इस तरह फाइंड करें।